अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुशामदीद। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हंगामा शब, मुसन्निफ़ शकील इदरीस। टुर्क ब्लफ का इलाका पार्सले को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये छोटा सा जजीरा समुंदर के इस दूर अफ्तादा गोशे में वाक़ था जहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे। यहाँ आने वाले बेशतर लोगों का ताल्लुक़ गरीब और मुतवस्सित तबके से था, इसलिए इस जजीरे को ज़्यादा तरक्की नहीं दी गई थी। इस जजीरे पर माहीगीरों की बस्ती थी। चंद एक होटल थे, एक बड़ा बाज़ार था और पुलिस स्टेशन भी था। रास्ते भर तेज़ बारिश होती रही। जब पार्सले ने लॉन्च से खुश्की पर कदम रखा तब भी बारिश हो रही थी। न्यू इंग्लैंड के साहिल के मुकाबिल वाक़े टुर्क ब्लफ तक पार्सले के आने का सबब वो अशिया थीं जो एक शार्क के पेट से निकली थीं। पटालनो नाम के एक माहीगीर ने एक शार्क पकड़ी थी। जब इसे शार्क का पेट काटा तो इसमें से बहुत सी चीज़ें निकलीं। इस पर अखबारात ने इस खबर को और शार्क के पेट से निकलने वाली अशिया की तस्वीरों को नुमाया तौर पर शाया किया था। यह खबर पार्सले की नज़र से भी गुजरी थी। वो नेशनल म्यूज़ियम का नायब निगरान और हिस्ट्री का प्रोफेसर था। चुनाचा उसने इस ज़मन में टुर्क ब्लफ पुलिस स्टेशन से रब्ता कायम किया और कैप्टन ब्लैक ने इसे फ़ौरन ही अपने पास आने को कहा। थोड़ी देर बाद वो सुर्ख ईंटों से बनी हुई पुलिस स्टेशन की इमारत में दाखिल हो रहा था। मेरा नाम प्रोफेसर पार्सले है, नेशनल म्यूज़ियम का नायब निगरान हूँ। कैप्टन ब्लैक से मिलना है, वो मेरे मुंतज़िर होंगे, पार्सले ने डेस्क सार्जेंट से कहा। तो वो एकदम उस्ताद हो गया। थोड़ी देर बाद वो कैप्टन ब्लैक के सामने उसके ऑफिस में बैठा था। ब्लैक ने पार्सले का बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और फिर वो इसे दूसरे कमरे में लेकर गया जहाँ एक छोटा सा स्टील का बॉक्स रखा हुआ था। कैप्टन ब्लैक ने इस बॉक्स की कुंडी खिसकाई और ढक्कन हटा लिया। पार्सले ने बक्स में झांक कर देखा। बक्स में टिश्यू पेपर पर एक बहुत खूबसूरत और कीमती अंगूठी रखी थी। सिर्फ अंगूठी देखकर इसने इत्मीनान का सांस लिया, वरना वो तो इस ख्याल से ही परेशान था कि शार्क के पेट से निकलने वाले इस इंसानी बाजू को वो कैसे देख सकेगा जिसकी एक उंगली में वो अंगूठी मिली थी। मैं इसको उठाकर देख सकता हूँ? पार्सले ने कैप्टन ब्लैक की तरफ देखते हुए सवाल किया। ज़रूर ज़रूर प्रोफेसर, कैप्टन ब्लैक ने कहा। पार्सले ने अंगूठी हाथ में उठाकर उसका तफसीली जायज़ा लिया। अंगूठी खासी भारी थी। सोने की इस अंगूठी में 20 नन्हे नन्हे हीरे जड़े हुए थे। इनकी सेटिंग इस अंदाज की थी कि वो अंगूठी 6 कोनों वाला सितारा लग रही थी। बिलाशुबा वो जेवर साजी के फ़न का शाहकार थी। इस तरह के भारी जेवरात का फैशन नहीं रहा था, मगर माजी में ऊंचे घरानों की ख़वातीन भारी ज्वेलरी पसंद करती थीं। यह अंगूठी भी इसी ज़माने के फ़ैशन की नुमाइंदगी कर रही थी। क्या ख्याल है प्रोफेसर पार्सले? कैप्टन ब्लैक ने पूछा। लगभग 1 साल पहले नेशनल म्यूज़ियम में चोरी हो गई थी। इसमें से जो नादिर और बेशकीमत अशिया उड़ाई गई थी, इनमें से ऐसी ही एक अंगूठी भी थी। यह अंगूठी इसकी नकल है जिसको बड़ी महारत से तैयार किया गया है, प्रोफेसर ने कहा। अच्छा, कैप्टन ने मायूसी से कहा। मगर प्रोफेसर, नेशनल म्यूज़ियम की इस चोरी पर मेरी तवज्जो नहीं है, बल्कि मैं तो एक लाश की तलाश में हूँ, कैप्टन ब्लैक बोला। क्या मतलब? प्रोफेसर पार्सले ने कैप्टन को ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी सेहत पर शक हो। मैं कत्ल के एक केस की तफ्तीश कर रहा हूँ, ब्लैक ने कहा। दरअसल शार्क ने किसी इंसान का बाजू नहीं काटा था, बल्कि हमें जो बाजू मिला है इसको खंजर के ज़रिए काट कर इसके जिस्म से अलग किया गया था और इसी हाथ की एक उंगली में ये अंगूठी थी। इसका वाज़े मतलब ये हुआ कि जिस शख्स का ये बाजू है इसको कत्ल किया गया है और मुझे मकतूल की तलाश है, कैप्टन ब्लैक ने बताया। प्रोफेसर पार्सले अभी तक खवन्नकों की तरह कैप्टन को देखे जा रहा था। लेकिन कैप्टन, मुझे सिर्फ एक इस अंगूठी से दिलचस्पी है, पार्सले बोला। तुम्हें मालूम है ये वो अंगूठी है जो कभी मलका विक्टोरिया की उंगली में होती थी, प्रोफेसर पार्सले ने बताया। ये बात मुंह से ना निकालना, कैप्टन ने कहा। वो क्यों? प्रोफेसर ने हैरत से पूछा। इस अंगूठी का ताल्लुक कत्ल के एक केस से है, कैप्टन ब्लैक ने कहा। ये छोटा सा जजीरा है। रात को तुम्हें यहाँ रुकना है और कल किसी स्टीमर या लॉन्च से वापस चले जाना है। अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो तो वो ख्वाम के मसाइल पैदा हो जाएंगे, कैप्टन ब्लैक ने कहा। ठीक है, मैं रात में इस अंगूठी का ज़रा तफसील से मुआयना करना चाहता हूँ। किसी मुनासिब होटल का नाम बताओ जहाँ मैं रात गुजार सकूँ, प्रोफेसर पार्सले ने कहा। तो कैप्टन ब्लैक ने इसको लुकआउट हाउस का नाम बता दिया। पार्सले ने अंगूठी रुमाल में लपेटकर जेब में रखी और कैप्टन ब्लैक से इजाज़त लेकर लुकआउट हाउस की तरफ रवाना हो गया।
रास्ते में वो इस बदनसीब इंसान के बारे में सोच रहा था जिसके बाजू को काट कर समुद्र में फेंक दिया गया था और वो बाजू अंगूठी समेत एक शार्क ने हड़प कर लिया था। मगर अंगूठी की किस्मत अच्छी थी कि वो शार्क एक माहीगीर के जाल में फंस गई, जिसके नतीजे में एक शख्स के कत्ल का मौमा भी हल हो सकता था। इस वक्त पूरा जजीरा टूर्क ब्लफ ही वीरान था। लुकआउट हाउस कोई काबिल जिक्र जगह ना थी। उसकी खिड़की से सिर्फ समुंदर का मंजर नज़र आता था। हालांकि प्रोफेसर पार्सले को ऐसी पुरसकून जगह बहुत पसंद थी, मगर इस वक्त मलका विक्टोरिया की अंगूठी की मौजूदगी में इसे इंतहाई वहशत सी हो रही थी। थोड़ी देर होटल में रहने के बाद वो साहिल पर चहलकदमी के इरादे से बाहर निकल आया। रात हो रही थी। जजीरा एक तरह का छोटा सा कस्बा था। इसमें समुद्र की पुरशोर लहरों और हवा के तुंदो तेज झोंकों के सिवा और कुछ भी ना था। कुछ देर बाद वो एक बार फिर मेन बाजार में आ गया। इस बाजार में इस वक्त भी खासा शोर और हजूम था। दुकानों, क्लबों और दीगर तफरीही इमारतों में से म्यूज़िक और डांस की आवाज़ें आ रही थीं। गरीब और मुतवस्सत तबके की नौजवान और लड़कियां आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मेन बाजार रोशनियों से जगमगा रहा था। प्रोफेसर पार्सले ये मंजर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी और वो लम्हा भर को ठिठक कर रह गया, मगर फिर बहुत तेज़ी से एक जगह छुपकर इसको इस तरह देखने लगा। वो रेनाल्ड स्काई था और करोड़पति, जो इस तरह के मुतवस्सित तबके वाले तफरीही मकामात पर आना पसंद नहीं करता था। उसका ताल्लुक हाई क्लास से था। पार्सले हैरान था कि वो टर्क बल्फ में क्या कर रहा है। रेनाल्ड स्काई ने प्रोफेसर को नहीं देखा था। वो एक दुकान के सामने खड़ा था। प्रोफेसर तेज़ी से उसके सामने मौजूद एक सोडा शॉप में गया और काउंटर के सामने स्टूल में बैठते हुए क्रीम वाला दूध लाने को कहा। काउंटर पर खड़ी लड़की इसके ऑर्डर की तामील करने लगी। प्रोफेसर का ख्याल था कि वो वहाँ से भी आसानी से रेनाल्ड स्काई पर नज़र रख सकता था, मगर प्रोफेसर पार्सले को पता भी ना चला कि कब रेनाल्ड स्काई खुद ही उसके पास आन पहुँचा। नेशनल म्यूज़ियम के नायब निगरान प्रोफेसर पार्सले और इस जजीरे पर? स्काई ने हैरत से कहा। ज़रूर इसी अंगूठी के चक्कर में आए होंगे जो शार्क के पेट से निकली है ना? रेनाल्ड ने कहा। जवाब में पार्सले ने इकरार में सर हिला दिया। क्या अंगूठी असली है? स्काई ने फिर पूछा। इस बार भी पार्सले ने इस बात में जवाब दिया। तुम्हारे ख्याल में वो बाजू किसका हो सकता है? जिस रेनाल्ड ने कहना चाहा। मुझे नहीं मालूम, पार्सले ने भुना कर कहा। इसको गुस्सा आ रहा था कि वो करोड़पति इसके अंगूठी के और म्यूज़ियम के अलावा मरने वाले के बारे में भी बाआवाज़ बुलंद गुफ्तगू कर रहा था। तुमने वो बाजू देखा है? स्काई ने प्रोफेसर से पूछा, तो प्रोफेसर ने इनकार में सर हिला दिया। ये जवाब सुनकर स्काई के चेहरे पर मायूसी फैल गई और वो खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चला गया। स्काई के जाने के बाद प्रोफेसर की नज़र बेख्याली में सामने की तरफ उठ गई। एक कमज़ोर सी लड़की जिसका चेहरा किसी हद तक जर्द और बाल भूरे थे, मुसलसल प्रोफेसर को तके जा रही थी। स्काई से गुफ्तगू के दौरान भी इसने इन दोनों पर नज़रें जमा रखी थी। इस वक्त तो पार्सले ने उसे कोई अहमियत ना दी, मगर अब जैसे ही उसने लड़की की आंखों में आंखें डाली तो लड़की ने मुंह फेर लिया। ये मेरा वहम है, ये सोचकर प्रोफेसर उठ गया। अदायगी के बाद जब वो बाहर निकला तो इस बात से बेखबर था कि जर्द चेहरे वाली लड़की उसके पीछे है। स्काई का दूर दूर तक पता ना था। प्रोफेसर ट्वेल्थ ब्लफ की सड़कों और गलियों में मटकत शुरू कर दी। इससे थोड़ी देर में लगभग इस पूरे इलाके की सैर कर ली जहाँ मेले का असर समा था। वो जगह सैर तफरी के लिए बुरी नहीं थी। यकायक उसे एक नस्वानी चीख सुनाई दी। उसने घूम कर देखा। एक मोटा सा पहलवान नुमा इंसान जो शक्ल सूरत में बिल्कुल दरियाई घोड़ा लग रहा था, इस लड़की का बाजू पकड़कर खींच रहा था, जिसको प्रोफेसर ने सोडा शॉप में देखा था। लड़की बुरी तरह से चीख रही थी, मगर वो खबीस इसको छोड़ने को तैयार नहीं था। इस आदमी ने लड़की से कुछ कहा और उसके मुंह पर घूंसा मारने वाला था कि प्रोफेसर पार्सले अपनी जगह से उछला और उसने इस आदमी के टखने पर ज़ोरदार लात मारी। वो आदमी गुर्राया और प्रोफेसर की तरफ घूमा। फिर उसने किसी भैंसे की तरह प्रोफेसर को टक्कर दे मारी, मगर प्रोफेसर पहले ही हट चुका था। वो अपनी ही ताकत में दूर जा गिरा। इसके बाद प्रोफेसर पार्सले के फौलादी मुक्कों ने इस पहलवान की अच्छी खासी खातिर कर डाली। वो किसी भैंसे की तरह डिकराता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। पार्सले ने पलट कर देखा। जर्द चेहरे वाली लड़की गायब हो चुकी थी। आधी रात के करीब पार्सले अपने होटल लुकआउट हाउस पहुंचा। पहलवान के साथ झगड़े की वजह से उसका जबड़ा दुख रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक उठा। उसके सामने जर्द चेहरे वाली वही लड़की एक हाथ में रिवॉल्वर थामे खड़ी थी, जिसकी वजह से उसका पहलवान से झगड़ा हुआ था। मैंने तुम्हारी मदद की, तुमको उस दरिंदे से बचाया था, पार्सले ने शिकायती लहजे में कहा।
और तुम यहाँ मेरे कमरे में मुझ पर ही रिवॉल्वर ताने खड़ी हो। अफसोस, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ पार्सले कि तुमने मुझे इस दरिंदे कॉकफन से बचाया, जर्द चेहरे वाली लड़की ने कहा। वो बहुत खबीस इंसान है, वो अपने दुश्मन को हमेशा याद रखता है, उससे होशियार रहना। यही बताने आई हो बस? पार्सले ने उसके रिवॉल्वर की तरफ देखते हुए पूछा, जिसका रुख अब भी पार्सले की तरफ ही था। हाँ, और इस अंगूठी के बारे में भी पूछने आई हूँ, जर्द चेहरे वाली लड़की ने मुस्कुराकर कहा। कैसी अंगूठी? पार्सले ने पूछा। अच्छा, अब ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, लड़की बोली। ना तो मैं स्मार्ट बन रहा हूँ और ना वो अंगूठी तुम्हें दूंगा, समझ गई? पार्सले ने कहा। वो लड़की ऐसा ऐसा पार्सले की तरफ बढ़ी और फिर अचानक ही उसका हाथ हरकत में आया, मगर ऐन वक्त पर अपना सर झुकाकर पार्सले ने खुद को बचा लिया। ताहम रिवॉल्वर का दस्ता उसके कंधे पर पड़ा। पार्सले ने पलट कर लड़की के एक फ्लैंक की रसीद की। उसने घबरा कर फायर कर दिया। गोली दीवार में जाकर लगी। धमाका खासा तेज था। पार्सले ने लड़की से रिवॉल्वर छीन लिया। इस वक्त सीढ़ियों पर धमक सुनाई दी। कोई आ रहा था। पार्सले ने लड़की को वॉशरूम में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद उसका रिवॉल्वर हाथ में लेकर बिस्तर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, पार्सले ने कहा। तो मैनेजर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वो बड़े गौर से दीवार को देख रहा था, जिसका प्लास्टर गोली ने उधेड़ दिया था। मैं ये रिवॉल्वर साफ कर रहा था कि गोली चल गई, प्रोफेसर ने मैनेजर से कहा। दरअसल नेशनल म्यूजियम में कीमती नवादरात भी होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए मुझे रिवॉल्वर मिला हुआ है, उसका लाइसेंस भी है। मैं इस नुकसान की अदायगी कर दूंगा, प्रोफेसर पार्सले ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मैनेजर ने कहा, और वो ये कहकर वापस मुड़ गया। शुक्रिया मैनेजर, पार्सले ने ज़ोर से कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो जर्द चेहरे वाली लड़की वहाँ पर मौजूद ना थी। वो वॉशरूम में मौजूद रोशनदान से निकल चुकी थी। अभी वो हैरान और परेशान ही खड़ा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ गालिबन वही लड़की थी, वही जर्द चेहरे वाली। प्रोफेसर पार्सले, माफ़ी चाहती हूँ, जल्दी में भागना पड़ा। दरअसल वो अंगूठी मेरी है, मैंने एक नौजवान को दी थी जिसके साथ हादसा पेश आ गया था। अब मुझे वो अंगूठी वापस चाहिए, लड़की ने दूसरी तरफ से कहा। मैं सुबह तुम्हारे बारे में कैप्टन ब्लैक को सब कुछ बता दूंगा, वो खुद ही तुमसे निपट लेगा। ये कहकर पार्सले ने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गया और फिर उसके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। इस वक्त गालिबन रात के 3 बजे थे जब पार्सले की आंख खुल गई। कोई शख्स उसके बिस्तर के पास खड़ा था। पार्सले ने इसको देखने की कोशिश की तो पता चला कि कमरे में एक नहीं 2 आदमी हैं। उठ जाओ और कपड़े पहनो, किसी ने करख्त लहजे में कहा। उसके साथ ही उसके पेट पर ज़ोरदार घूंसा पड़ा तो उसकी आंखों के सामने सितारे रक्स करने लगे। तुम्हें अंगूठी की ज़रूरत है ना? पार्सले ने पूछा। बकवास बंद करो और कपड़े पहनो। उसने लिबास पहना। उसके बाद उसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया और दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए गए। अब खामोशी से चलो, ज़रा भी आवाज़ ना हो, वरना, अगवा करने वालों ने उसे धमकी दी। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे। अब इनमें से एक को प्रोफेसर ने पहचान दिया था। वो कॉकफन था, वही पहलवान नुमा शख्स जिसकी पार्सले ने भरे बाजार में पिटाई की थी। वो तीनों खामोशी से होटल से बाहर आ गए। हर तरफ सकूत और अंधेरा था। चंद गज दूर जाने के बाद वो एक स्टेशन वैगन के पास रुक गए। उनके इशारे पर पार्सले वैगन में जा बैठा। वो दोनों इसके दाएं बाएं आ गए और ड्राइवर ने वैगन आगे बढ़ा दी। समुंदर की हवा सर्द और बेरहम थी। पार्सले इन दोनों को कोस रहा था जो इसे गरम गरम बिस्तर से निकाल ले आए थे। तकरीबन आधा घंटे तक अंधेरे में इनका सफ़र जारी रहा। पार्सले के हिसाब से उन्होंने 10 मील का सफ़र तय किया होगा। प्रोफेसर हैरान था कि इतने ऐसे जजीरे पर इतना तवील सफ़र। इसका सिर्फ एक मतलब था कि ट्वर्क बल्फ नामी ये जजीरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक हिस्सा सैर तफरी के लिए आने वालों के लिए था, जबकि दूसरे हिस्से में माहीगीरों की बस्तियां थीं। वैगन का रुख गालिबन ऐसी ही किसी बस्ती की तरफ था। उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। चंद लम्हे बाद ऐसी एक बस्ती में पहुंचकर इनकी वैगन रुक गई। इन दोनों के हुक्म पर प्रोफेसर पार्सले उतरा। उसने इधर उधर देखा। दूर दूर तक झोंपड़ी के और कच्चे मकानों के हेवले नज़र आ रहे थे। फिर वो लोग ऐसे ही एक कच्चे मकान की तरफ बढ़े और अंदर दाखिल हो गए। अंदर की फ़िज़ा में मछली की नागवार बू फैली हुई थी। खिड़की पर कागज़ चिपका हुआ था। चारपाई, मेज़, कुर्सी, स्टूल सब धूल में अटे हुए थे। मेज़ पर एक लैंप रोशन था जिससे धुआं भी उठ रहा था। शानदार लिबास में मलबूस तकरीबन 35 साला एक शख्स वहाँ पर बैठा था। पार्सले इसको पहचान गया।
वो बदनाम ज़माना मुजरिम एंथोनी फाइलर था। फिर पार्सले के मुंह से टेप हटा दी गई। इसको देखकर एंथोनी मुस्कुराया। प्रोफेसर, वो लड़की कहाँ है? एंथोनी ने पूछा। मुझे इस अंगूठी से कोई गर्ज नहीं, वो तुम अपने पास रखो। मुझे लड़की के बारे में बताओ कि वो कहाँ गई? एंथोनी ने पूछा। अंगूठी के जिक्र पर प्रोफेसर पार्सले को इत्मीनान हुआ कि वो इसके पास नहीं थी। उसने अंगूठी अपने बिस्तर पर लेटते वक्त अपने पजामे की जेब में रखी थी। जब वो कॉकफन के हुक्म पर बिस्तर से निकला तब भी अंगूठी उसकी जेब में थी, मगर अब वो इसके पास नहीं थी। कौन सी लड़की? प्रोफेसर ने कहा। मैं जॉन मैकेंडल की बात कर रहा हूँ। एंथोनी ने इसको सख्त नज़रों से घूरा। कौन? जॉन मैकेंडल? प्रोफेसर अभी तक एंथोनी की बात समझा नहीं था। प्रोफेसर, मैंने उसे पकड़ लिया था, मगर तुम्हारी दखलंदाजी की वजह से वो निकल भागी, कॉकफन ने गुर्राते हुए कहा। तो प्रोफेसर की समझ में आया कि जर्द चेहरे वाली इस लड़की का नाम जॉन मैकेंडल था। ओह, तो उसका नाम जॉन है? प्रोफेसर पार्सले ने कहा। हाँ, वही। कहाँ है वो? एंथोनी गुर्राया। मुझसे कोई भी कसम ले लो, मुझे नहीं मालूम कि वह राफा कहाँ है। मुझे तो इसका नाम भी अभी मालूम हुआ है, यकीन करो, पार्सले ने कहा। इससे सच उगलवाओ। एंथोनी ने अपने आदमियों को बेपरवाही से हुक्म दिया। उसके साथ ही वो प्रोफेसर पार्सले पर टूट पड़े। उन्होंने ज़रा सी देर में इसकी अच्छी खासी मुरम्मत कर डाली। कॉकफन ने तो इसके सर पर कुर्सी तक तोड़ डाली थी। वो बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद इसे होश आया। तभी एंथोनी ये बात मानने को तैयार ना था कि प्रोफेसर पार्सले को इस लड़की जॉन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। प्रोफेसर को दोबारा तख्ता मश्क बनाया गया। एंथोनी के साथ इसके दोनों आदमियों ने भी प्रोफेसर पार्सले की खूब पिटाई की, यहाँ तक कि एंथोनी को यकीन आ गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा। इसे प्रोफेसर को छोड़ने का हुक्म दिया। इसके हाथ पैर बांधकर इसी कमरे में छोड़ दो। मगर इस तरह तो ये आज़ाद हो सकता है, कॉकफन ने कहा। इसको पेट भर कर शराब पिलाओ, एंथोनी ने कहा। काफ़ी देर तक ये अपने आप को आज़ाद कराने के काबिल नहीं रहेगा। इसके बाद चुनाचा प्रोफेसर पार्सले के मुंह से शराब की बोतल लगा दी गई और वो बहालत मजबूरी पीने लगा। उसका जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। दांत अपनी जगह से हिल गए थे। ज़बान और चेहरा सूज चुका था। जब उन्होंने पार्सले के मुंह से शराब की बोतल हटाई तो वो खाली हो चुकी थी। पार्सले भी बुरी तरह से झूम रहा था। अब इसे बांध दो, एंथोनी ने कहा। तो कॉकफन और इसके दूसरे साथी ने, जिसका नाम जो था, प्रोफेसर के ढीले ढाले जिस्म को बांध दिया और घर से बाहर निकल गए। अब प्रोफेसर कमरे में अकेला था। उसने 5 मिनट से भी कम वक्त में अपने घूमते हुए सर को संभाल लिया। शराब ने उसकी हालत बेहतर कर दी थी। 5 मिनट बाद इसने अपने आप को बंदिशों से आज़ाद करा दिया और इस मकान से बाहर निकल आया। बाहर मलगजा सा अंधेरा था। हवा सर्द थी, जिस्म को काट रही थी। अब पूरी बस्ती ही नज़र आने लगी थी। मकानात और झोंपड़ियाँ वाज़े हो चुकी थीं। प्रोफेसर 2 माहीगीरों की तरफ बढ़ा जो अपनी किश्ती की मुरम्मत कर रहे थे। उसने इनसे टूर्क ब्लफ का रास्ता पूछा तो माहीगीरों ने उसे ये पेशकश की कि वो सिर्फ $5 में इसे अपने स्टीमर में वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। लुकआउट हाउस पहुँचते ही उसने सबसे पहले बिस्तर के नीचे से वो अंगूठी निकाली और अपनी जेब में डालकर पुलिस स्टेशन रवाना हो गया। उसने कैप्टन ब्लैक को सारी कहानी सुना दी। कैप्टन ने प्रोफेसर पार्सले की हालत पर अफसोस का इजहार किया। अब मैं जा रहा हूँ। 11 बजे वाली लॉन्च से मुझे बहर सूरत यहाँ से निकलना है कैप्टन। आगे तुम्हारा काम है कि इस सारे मसले को हल करो, प्रोफेसर पार्सले ने कहा। एंथोनी इस जजीरे पर मौजूद है। ये इंकशाफ मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ है और तशवीशनाक भी, कैप्टन ब्लैक ने संजीदगी से कहा। और अब इन लोगों को इस लड़की जॉन मैकेंडल की तलाश है। हाँ, ये बात मैं नहीं समझा कि वो इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं, प्रोफेसर पार्सले ने कहा। वैसे इस लड़की को भी अंगूठी की तलाश है, मेरा ख्याल है कैप्टन। तुम कम अज़ कम इस लड़की को तो अपनी तहवील में ले लो, इस तरह वो इन बदमाशों से महफूज हो जाएगी। बात कुछ समझ में नहीं आती प्रोफेसर, कैप्टन ब्लैक ने कहा। इस लड़की को अंगूठी की तलाश है और एंथोनी को इस लड़की की तलाश है, अंगूठी की नहीं, प्रोफेसर ने कहा। खुदा हाफिज़ कैप्टन, ये तुम्हारा दर्द सर है। मैं चलता हूँ, वरना मेरी लॉन्च चली जाएगी, प्रोफेसर पार्सले ने कहा और वहाँ से निकल गया। समुंदर के किनारे वो लॉन्च अपनी बर्थ पर मौजूद थी। प्रोफेसर पार्सले इसमें सवार हो चुका था। कैप्टन ब्लैक अपने आदमियों के साथ दाखिला गेट पर मौजूद था। वो सब सादा लिबास में थे। उनकी नज़रें आने जाने वालों पर जमी हुई थीं। प्रोफेसर के चेहरे पर उदासी थी। यकायक लॉन्च पर उसे जॉन नज़र आ गई। इसे बुखलाकर लड़की को देखा। इसी वक्त जॉन की नज़र भी उस पर पड़ गई थी। पार्सले इसकी तरफ बढ़ा तो जॉन वापस भागी और लॉन्च से उतर गई। पार्सले उसके पीछे था। उसका सूटकेस उसके हाथ में था। फिर ये मंजर कैप्टन ब्लैक और इसके साथियों ने भी देख लिया। लड़की खौफजदा लग रही थी। वो पीछे देखे बगैर भागे जा रही थी।
सभी लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। ये लड़की वही है जून, जिसके बारे में प्रोफेसर ने बताया था, कैप्टन ने अपने साथियों से कहा। मगर ये इसके पीछे क्यों भाग रहे? मैं देखता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। ये कहकर वो तेज़ी से प्रोफेसर पार्सले के पीछे भागा। अब सूरत हाल ये थी कि सबसे आगे लड़की थी और उसके पीछे प्रोफेसर था और उसके पीछे कैप्टन ब्लैक। वो तीनों भागते भागते पहले मेन रोड पर आए, फिर जीली सड़क से होते हुए टाउन पार्क पे पहुँचे। ये सड़क दरख्तों से घिरी थी। इलाका बहुत खूबसूरत था। उसके आखिर में बहुत से कॉटेजेस थे। एक कॉटेज की खिड़कियों पर नीले पर्दे पड़े हुए थे। जून इसमें जाकर गायब हो गई। पार्सले एक तरफ खड़ा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। ऐसे में कैप्टन ब्लैक उसके पास पहुंच गया। कैप्टन को देखकर पार्सले हैरान रह गया, फिर बोला, यही थी वो जून मैकेंडल जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कैप्टन, प्रोफेसर पार्सले ने कहा। इससे बात करो, कैप्टन ने कहा। वो दोनों कॉटेज की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। ब्लैक ने घंटी बजाई मगर कोई जवाब ना मिला। उसने दरवाजे को धकेला तो वो खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ। पार्सले उसके पीछे था। दोनों मोहतात कदमों से आगे बढ़े और फिर एक औरत की लाश देखकर वो दोनों रुक गए। वो औरत फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। औरत बहुत हसीन और जमील थी। उसके जिस्म पर कीमती लिबास था। उसकी पेशानी में सुराख था। वो मर चुकी थी। उसके चारों तरफ खून का छोटा सा तालाब बना हुआ था। टर्क ब्लफ में कत्ल एक गैर मामूली बात थी, इसलिए कैप्टन ब्लैक बुरी तरह बौखला कर रह गया। ये कौन है? इसे किसने कत्ल किया है? वो परेशानी के आलम में बोलने लगा। ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है, प्रोफेसर पार्सले ने कहा। मगर वो औरत जून कहाँ गई जिसका ताकुब करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे, प्रोफेसर ने कहा। ये सुनते ही कैप्टन इस लड़की को ढूंढने लगा और पार्सले मकतूला का जायज़ा लेने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है और इसको किसने और क्यों कत्ल किया है। वो लड़की हमें चकमा दे गई, कैप्टन ब्लैक ने वापस आकर बताया। मगर कब तक बचेगी? हम इसको आखिरकार पकड़ ही लेंगे। फिर कैप्टन ब्लैक ने इस औरत की लाश को देखते हुए कहा, मैं अपने आदमियों को बुलाता हूँ। यहाँ फ़ोन नहीं है, तुम यहीं पर ठहरो प्रोफेसर। कैप्टन चला गया और पार्सले अब तक के हालात वाक़यात पर गौर करने लगा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कैप्टन को गए काफ़ी देर हो गई थी। फिर पार्सले ने एक आवाज़ सुनी। किचन में किसी ने खिड़की खोली थी या बंद की थी। हालांकि पार्सले के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी वो किचन की तरफ जाए बगैर रह ना सका। मगर वहाँ कुछ नहीं था। उसने एक एक करके सब कमरे देख लिए मगर कुछ नज़र ना आया। मेरे कान बज रहे हैं, ये कहकर वो मुड़ा ही था कि किसी ने पीछे से उसके सर पर किसी भारी चीज़ से ज़रब लगाई और वो चकरा कर फर्श पर ढेर हो गया। जब उसे होश आया तो उसने कैप्टन ब्लैक का चेहरा अपने सामने देखा। वो इसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था और इसे मुसलसल आवाज़ें दे रहा था। ओह, प्रोफेसर पार्सले कराहता हुआ उठा। तुम्हें किसने बेहोश किया? और मकतूला की लाश कहाँ पर गई? कैप्टन ब्लैक ने एक साथ दो सवाल किए। लाश? ये कहकर पार्सले ने चारों तरफ घूम फिर कर देखा। लाश कहाँ गई? कैसे? क्या मुसीबत है? कैप्टन ब्लैक ने गुस्से से कहा। ना तुमने अपने हमलावर को देखा और ना ही लाश के बारे में कुछ जानते हो, कैप्टन ब्लैक बोला। प्रोफेसर पार्सले एक बार फिर होटल में मौजूद था और सोच रहा था कि लॉन्च रवाना हो चुकी होगी और अब इसको अगली लॉन्च की रवानगी तक इसी बदबख्त जजीरे पर रुकना था। इसके अलावा अब इस औरत की लाश भी गायब हो गई थी। इसकी वजह से भी इसको कानूनी तौर पर गवाही वगैरह के लिए रुकना पड़ा था। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और कैप्टन से कहा कि वो इसके कटे हुए बाजू को देखना चाहता है, जिसको शार्क के पेट से बरामद किया गया था और जिसकी एक उंगली में मलका विक्टोरिया की अंगूठी बरामद हुई थी। दरअसल स्काई ने इस बाजू में दिलचस्पी जाहिर की थी, इसलिए पार्सले ने महसूस किया कि इसकी कोई अहमियत हो सकती है। वो मर्दाना बाजू था, बालों से भरा हुआ। इसको अब तक बर्फ़ में रखा गया था, मगर कैप्टन ब्लैक के गर्म ऑफिस में इसने बू छोड़नी शुरू कर दी थी। इस बाजू पर एक गहरा ज़ख्म का निशान था जो लगभग 2 इंच लंबा था। पुलिस स्टेशन से निकलकर पार्सले सड़क पर आ गया। पुलिस अब इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रही थी। उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की थी कि पार्सले के सर पर किसने ज़रब लगाई थी। वैसे भी पुलिस स्टेशन में पार्सले की मुलाकात कैप्टन ब्लैक से नहीं हुई थी। वो अभी तक मकतूला की गुमशुदा लाश की तलाश में था। पार्सले को इससे बात करनी थी मगर वो मिल ही नहीं रहा था। उसे सोडा शॉप में मशरूब पिया। उसके बाद माहीगीरों की बस्ती की तरफ निकल गया। उसने $10 अदा करके एक मकान सिर्फ एक रात के लिए किराए पर हासिल कर लिया। इस मकान की खिड़की से वो जजीरे पर आने जाने वाले स्टीमर्स और लांचों पर नज़र रख सकता था। मकान का दरवाज़ा बंद था। अंदर मिट्टी के तेल का लैंप रोशन था। बराबर में दूसरा घर था। कमरे में मछली की बू बसी हुई थी। पार्सले ने अपनी घड़ी की तरफ देखा।
और तारीख गोशे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। इसको इंतज़ार करना था। यह इंतज़ार कई घंटे तक तवील भी हो सकता था। रात 9 बजे तक मुकम्मल तारीकी छा गई। उसने अपनी कुर्सी खिड़की के करीब कर ली। पूरी बस्ती में कब्रिस्तान की सी खामोशी तारी थी। खिड़की से इसे एक आध मकान में लैंप की रोशनी नज़र आ रही थी। उसे एक कार की आवाज़ सुनाई दी जो उसकी खिड़की के आगे से गुजरती हुई चंद गज दूर चूबी प्लेटफॉर्म के पास जाकर रुक गई। अंधेरे की वजह से वो देख न सका कि इसमें से कौन उतरा है, मगर वो तैयार था। लगभग 10 मिनट के बाद इसको किसी के कदमों की चाप सुनाई दी जो उसके दरवाजे के पास ख़त्म हो गई। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। पार्सले ने दरवाज़ा खोला। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। शाम बखैर जून, पार्सले ने शगुफ्ता लहजे में कहा तो जून घबरा गई। वो पलट कर भागना चाहती थी कि पार्सले ने उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर घसीट लिया और लात मार कर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या है ये, क्या कर रहे हो? तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते, जून ने पार्सले से कहा। उसके लहजे में खौफ की लर्जिश थी। पार्सले सोच रहा था कि अच्छी खासी हसीन लड़की है, मगर शायद इसकी खोपड़ी का कोई पुर्जा खिसका हुआ है। जून कमरे के वस्त में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसने दोबारा भागने की कोशिश की थी, मगर हर बार पार्सले ने उसका इरादा नाकाम बना दिया था। एंथोनी और इसके आदमी तुम्हारी तलाश में हैं, आखिर पार्सले ने कहा। क्यों, तुमने उसका क्या बिगाड़ा है जून? मुझे बताओ, पार्सले ने पूछा। वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, जून ने जवाब दिया। मगर क्यों? उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? पार्सले ने हैरत से पूछा। मैं यही तो जानना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जून ने पार्सले से कहा। सोचूंगा, पार्सले बोला। मैंने इन लोगों के कब्ज़े से कौनेता को आज़ाद कराया था। वो गरीब इस पहलवान कॉकफन के कब्ज़े में थी। मैं इसको छुड़ाकर अपने ठिकाने पर ले आई थी। बस जब से ये लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं, जून ने कहा। फिर तुमने खुद ही कौनेता को कत्ल कर दिया? नहीं, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, जून ने कहा। मैं जिस वक्त लांच पर गई तो वो ज़िंदा थी, मगर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो जिद्दोजहद भी कर रही थी। मगर जब मैंने तुम्हें लांच पर देखा तो घबराकर वापस भागी। इस वक्त तक तो वो कत्ल हो चुकी थी, जून ने बताया। तुम भागी क्यों थी? पार्सले ने पूछा। पुलिस को देखकर। ये लड़की कौनेता जिसका कत्ल हुआ है कौन है? पार्सले ने जून से सवाल किया। मुझे मालूम नहीं, सिर्फ इतना पता है कि इसको एंथोनी के साथी जो ने एंथोनी के हुक्म पर जनूबी अमेरिका से यहाँ पहुँचाया था। एंथोनी को इसकी ज़रूरत थी, वो इसी को लेने के लिए यहाँ पर आया था, जून बोली। और तुम इसकी राह में हाइल हो गई, पार्सले ने कहा। हाँ, जून ने जवाब दिया। मगर तुम्हें एंथोनी से दुश्मनी मोल लेने की क्या ज़रूरत थी? पार्सले की आवाज़ में हैरत थी। मुझे उससे नफ़रत है, शदीद नफ़रत, जून ने सुलगते हुए लहजे में जवाब दिया। पार्सले इस दुश्मनी का सबब पूछना चाहता था कि उसने मकान के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। उसने अपने कान बाहर की तरफ लगा दिए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। जून की तरफ तेज़ नज़रों से देखते हुए पार्सले ने बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एंथोनी को देखकर पार्सले हैरान रह गया। उससे भी ज़्यादा हैरान खुद एंथोनी था, मगर वो अपने तासुरात को जल्द कंट्रोल करने के फ़न से वाकिफ़ था। गोया जादू के ज़ोर से उसके हाथ में न जाने कब एक रिवॉल्वर आ गया जो उसने पार्सले के पेट में तकरीबन घुसा दिया। अंदर चलो, उसने हुक्म दिया और पीछे गर्दन मोड़े बगैर कहा। लड़कों, ये दोनों एक साथ ही मिल गए, वो प्रोफेसर भी और मेरी साहब का महबूबा भी, एंथोनी ने कहा। पार्सले खिसकता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर आन बैठा। वो अपने आप को कोस रहा था कि उसने अपना रिवॉल्वर साथ क्यों नहीं रखा। जो और कॉकफन भी अंदर आ गए और दरवाज़ा बंद हो गया। जो उनकी हालत गैर हो रही थी। एंथोनी इसे ऐसे देख रहा था जैसे बिल्ली अपने पंजों में आए हुए चूहे को देखती है। उसकी आंखों में सुर्खी और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मैंने तुम्हारी नाज़बरदारियों के लिए क्या नहीं किया, एंथोनी ने कहा। कीमती मलबूसात, फ़र्के कोट, शानदार अपार्टमेंट, शानदार कार और मलका विक्टोरिया की नादिर अंगूठी, सब कुछ तो दिया था मैंने तुमको। इस पर भी तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ़ बनाया, एंथोनी बोल रहा था और जून बुरी तरह लरज़ रही थी। एंथोनी, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है, यह आवाज़ जो की थी। मगर एंथोनी ने इस पर कोई तवज्जो ना दी। हम चलेंगे जो, ज़रूर चलेंगे, मगर ये लड़की जून भी हमारे साथ बोट पर जाएगी, एंथोनी ने कहा। तो जून ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कौनेता को कत्ल नहीं किया, वो चीखी। तुम्हें बोट नहीं मिल सकती, मैंने कहा, क्योंकि यहाँ कोई बोट खाली नहीं है। एंथोनी, जो और कॉकफन तीनों ने एक साथ मुड़कर पार्सले की तरफ देखा। तुम बहुत बोलते हो प्रोफेसर,
एंथोनी ने पार्सले की तरफ घूमते हुए कहा। मुझे पहले तुम्हारा इंतज़ाम करना होगा। ये कहकर वो पार्सले की तरफ बढ़ा। तो मुझे भी शार्क के आगे डाल दोगे? पार्सले ने कहा। ये तुम्हारा मखसूस तरीका है ना? मैं किसी को सही सालम हालत में शार्क के आगे नहीं डालता, बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके शार्क की दावत करता हूँ। आखिर इसका भी तो हक है ना? एंथोनी ने कहा। यार प्रोफेसर, कोई शख्स मेरी नाक के नीचे से मेरी महबूबा को ले उड़े तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? उस लड़के पीट ने यही हरकत की थी, और वो भी मेरी ही बोट पर। फिर दूसरी वजह मेरे गुस्से की ये थी कि वो खबीस वो अंगूठी भी पहने हुए था जो मैंने अपनी महबूबा जून को दी थी, और इसने मेरी मोहब्बत का तोहफ़ा अपने महबूब को तोहफे में दे दिया। इस तरह तो मेरी तौहीन हुई है ना? इस पर मुझे गुस्सा आना चाहिए कि नहीं? ये कहकर उसने जवाब तलब नज़रों से पार्सले को देखा। फिर मैंने इस लड़की को सबक सिखाने के लिए उसके महबूब का वही बाजू काट डाला और शार्क के सामने फेंक दिया, एंथोनी ने कहा। मेरे ख्याल में तुमने जब पीठ का बाजू काटा तो वो मर चुका था, पार्सले ने कहा। नीम मुर्दा था, एंथोनी ने नफरत से कहा। फिर मेरे हुक्म पर इसको रस्सियों से बांधकर समुद्र में लटका दिया गया। अब इसी अंदाज से इस लड़की जून की भी खातिर होगी। क्यों क्यों गुड़िया, तैराकी करोगी ना? जून के होंठ लरसने लगे, उसकी आंखें भर आ गईं। पार्सले को उस लड़की पर तरस आ रहा था। पार्सले समझ गया था कि जून की नज़रों के सामने एंथोनी ने इसके महबूब पीट को हलाक किया था। वो इस दुबली पतली लड़की की हिम्मत को दाद दे रहा था, जिसने इतने खतरनाक खतरात के बावजूद इस जजीरे पर पहुंचने की जुर्रत की और एंथोनी से बराह रास्त टक्कर ली। मगर अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। पार्सले ने दिल ही दिल में फैसला किया कि इसे इस लड़की को इन दरिंदों से बचाना था। उसे गैर महसूस अंदाज में अपनी टांग आगे बढ़ाई और मेज़ के पाए के पास पहुंचा दी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एंथोनी और इसके दोनों साथी चौंक गए। कौन है दरवाजे पर? एंथोनी ने सरगोशी में पार्सले से पूछा। क्या पुलिस आई है? हो सकता है, पार्सले ने जवाब दिया। एंथोनी मोहतात कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ा, फिर से खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। लैंप की रोशनी में रेनाल्ड स्काई का चेहरा चमका। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। उससे अच्छा मौका पार्सले को फिर नहीं मिल सकता था। उसने अपनी टांग घुमाई तो मेज़ उलट गई, उसके साथ ही लैंप भी बुझ गया। पार्सले को अंदाज़ा था कि कौन कहाँ है। वो कुर्सी से उछला और फौलादी मुक्कों से इन सब की तवाज़े करने लगा। अगले 5 से 10 मिनट तक इसके कमरे में क्या हुआ, किसने किसको मारा, कुछ पता ना चला। अलबत्ता पार्सले का अंदाज़ा था कि इसने इस दौरान कई मरतबा एंथोनी की अच्छी खासी पिटाई की है। वो लोग अंधेरे की वजह से फायर नहीं कर रहे थे कि कहीं अपने ही कोई आदमी को ना मारे जाए। हर तरफ शोर गुल और चीखो पुकार मची हुई थी। कई मरतबा पहलवान भी पार्सले की गिरफ्त में आया। एक आध हाथ उसने स्काई के भी मारा, जो को भी खूब रगड़ा। एक बार तो उसके शिकंजे में जून भी आ गई थी, मगर एहसास होते ही पार्सले ने इसे फ़ौरन छोड़ दिया था। थोड़ी देर के लिए वो एक तरफ खड़ा हो गया और कमरे में मौजूद अफराद आपस में लड़ते रहे। वो एक दूसरे को घूंसे मारते रहे थे, बुरा भला कहते रहे थे। पार्सले इस कैफियत से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। काश वो सारा मंजर रोशनी में देख पाता कि किस एंथोनी के किराए के आदमी इसी को मार रहे थे। थोड़ी देर बाद खामोशी छा गई। उसने अपनी जेब से लाइटर निकालकर जलाया तो कमरे का मंजर बड़ा अजीब सा लगा। सब बेहोश पड़े थे और हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। कुर्सी, मेज़, लैंप सब टूट कर बिखर चुके थे। शेल्फ पर दूसरा लैंप रखा हुआ था। पार्सले ने उसे रोशन किया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो पार्सले ने बगैर सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया। वो माहीगीर अंदर दाखिल हुआ जिसने पार्सले से ये घर एक रात के लिए किराए पर लिया था। कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह गया। मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा, पार्सले ने माहीगीर से कहा। तुम पुलिस को फ़ोन करो, इसे एक साथ इतने मुजरिम गिरफ्तार करके बहुत खुशी होगी, पार्सले बोला। थोड़ी देर बाद कैप्टन ब्लैक बहुत से पुलिस वालों समेत वहाँ पर पहुँच चुका था। इस वक्त तक एंथोनी और इसके साथी होश में आ चुके थे, मगर वो बंधे हुए थे। स्काई बेहोश था और जून सख्ते की कैफियत में थी। कैप्टन ब्लैक हैरान था। स्काई औरतों का रसिया है। ये हाल ही में जनूबी अमेरिका से वापस स्टेट्स आया था। चंद हफ्ते पहले इसने शादी कर ली थी। वो जनूबी अमेरिका में पहली कौनेता से शादी कर चुका था। वो कौनेता का दीवाना था। ये बात एंथोनी के इल्म में आई तो उसने कौनेता को अगवा करा लिया ताकि स्काई को ब्लैकमेल करके इससे रकम बटोर सके, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन कौनेता की लाश कहाँ गई? कैप्टन ब्लैक ने उलझन आमेज लहजे में पूछा। हो सकता है स्काई कुछ बता सके, मगर ये पहले होश में तो आए, पार्सले ने कहा। स्काई, ब्लैक की पेशानी पर सिलवटें थीं। कौनेता को जून ने कैद कर रखा था और जून के महबूब को एंथोनी ने हलाक किया था। जून का महबूब
पीट गालिबन स्काई का मुलाजिम भी था, मगर इसका इल्म बहुत कम लोगों को था। मेरा ख्याल तो ये है, पार्सले ने कहा। फिर इसने जून की तरफ मुड़कर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जून? हाँ, मेरा महबूब पीट बज़ाहिर एंथोनी का मुलाजिम था। हम शादी करना चाहते थे, जिसके लिए रकम की ज़रूरत थी। पीट ने फैसला किया कि वो स्काई को कुछ मालूमात फ़रोख्त करेगा जिससे माकूल रकम मिल सकती है। वो स्काई से मिलने उस जजीरे पर आया था। जून ने तफसील से बताया। यहाँ स्काई को किसी तरह ये पता चल गया था कि कौनेता एंथोनी की कैद में है, पार्सले ने कहा। इसने ये मालूम किया कि वो कहाँ कैद है। वो सीधा इस कॉटेज पर पहुंचा। यहाँ आने के बाद उसने महसूस किया कि कौनेता इसके लिए ख़तरनाक हो चुकी है, तो स्काई ने इसको शूट कर दिया। वो इसकी लाश ले जाने वाला था कि मैं पहुंच गया। वो गालिबन कार्ड लेने गया था। वापसी पर इसने मुझे वहाँ पर देखा तो किसी भारी चीज़ की ज़रब मेरे सर पर लगाई और मुझे बेहोश कर दिया। मुझे यकीन है कि कार अब भी कहीं खड़ी होगी और इसमें कौनेता की लाश भी होगी, प्रोफेसर पार्सले ने कहा। हाँ, सड़क पर एक कार खड़ी है, एक पुलिस वाले ने बताया, और इसमें एक औरत की लाश भी है। कैप्टन ब्लैक पार्सले को देखते हुए बोला, प्रोफेसर, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। मैं पूरे जजीरे पर मुजरिमों को तलाश करता फिर रहा था और वो सब खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंच गए, कैप्टन ब्लैक ने कहा। इसका मैंने इंतज़ाम किया था, पार्सले ने कहा। वो कैसे? ब्लैक ने हैरत से पूछा। एंथोनी की आमद गैर मुतवक्का थी, पार्सले ने कहा। कौनेता की दोस्त और अपने प्लान की नाकामी के बाद वो जजीरे पर रुकने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था, लिहाजा उसने अपनी मोटर बोट का इंतज़ार ना किया और यहाँ से स्टीमर या लॉन्च हासिल करने के लिए इधर चला आया। बाकी लोगों की आमद मुतवक्का थी। ये कहकर वो मुस्कुराया और बोला, स्काई को कौनेता की लाश ले जानी थी और जून को भी यहाँ से फ़ौरन निकलना था। मोटर बोट किराए पर हासिल करने के लिए सबको इसी जगह पर आना होता है, प्रोफेसर पार्सले ने कहा। लेकिन ये सब इसी मकान पर क्यों आए? कैप्टन ब्लैक ने सवाल किया। तुम जानते हो कैप्टन, मकड़ी अपना जाला बुनने के बाद खुद इसके दरमियान में मोलक हो जाती है। मैंने यहाँ मौजूद हर मोटर बोट पहले ही किराए पर हासिल कर ली थी और इन मोटर बोट्स के मालिकान से कहा था कि इनके पास मोटर बोट हासिल करने के लिए जो भी आए इसको मेरे पास भेज दें। यह कहकर पार्सले मुस्कुरा दिया और ब्लैक के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई।